नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सुर्खियां अखबार की में सबसे पहले बात बड़ी खबर की हम करेंगे। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर के सीबीआई की जांच अभी भी जारी है, जहां पूर्व प्रिंसिपल पर गलत जानकारी देने का संदेह भी अब जाहिर किया जा रहा है और ये अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और सीबीआई को अब तक जांच और डॉक्टर के बैचमेट के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिश रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया है। तो फिलहाल सीबीआई पूछताछ में मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला सामने आया था, जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना को अंजाम ट्रेनी डॉक्टर के साथ में दिया गया, इस मामले पर अब नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, क्योंकि हर एंगल से सीबीआई की ओर से जांच जारी है। और इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि 9 अगस्त को जहां ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जो जानकारी इस बीच सामने आई है, सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर्स के बैचमेट से के बयानों से ये पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से, यानी जिस तरीके से तस्करी की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, इस बारे में जैसे ही जानकारी मिली थी इस ट्रेनी डॉक्टर को, वो पर्दा इस पूरे व्यापार से उठाना चाहती थी कि कैसे मानव अंगों की तस्करी खुले में की जा रही है और इसी को रोकने के लिए कदम उठाना चाहती थी वो डॉक्टर। लेकिन उससे पहले ही उसके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और साथ ही मौत के घाट तक उतार दिया। बिल्कुल सुरभि, देखिए, आपने ये भी सुना होगा बीच में जब ये घटना घटी थी कि किस तरह से ड्रग्स का सप्लाई वहां पर किया जाता था, ड्रग्स का सेवन किया जाता था। और इन तमाम मामलों को देखते हुए जो पीड़िता थी जिनके साथ रेप के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उन्होंने पहले ही लोगों को सचेत किया था कि या तो आप ये गोरख धंधा जो है इसे बंद कर दीजिए, या फिर मैं इस बात की जानकारी जो अपर लेवल पे अधिकारी हैं या फिर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं बेशक अभी एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हो, लेकिन जो सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है ये सिर्फ एक व्यक्ति से, एक आरोपी से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। अंदर खाने से बड़े पैमाने पर कुछ धांधलेबाजी की गई है, बड़े पैमाने पर कुछ तो ऐसी गड़बड़ी की गई है जिस कारण न केवल ट्रेनी डॉक्टर की रेप की गई बल्कि हत्या की घटना को भी अंजाम दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो मुंह न खोल पाए। तो देखिए, इसमें नए नए अलग अलग एंगल्स अब भी सामने आ रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के कई बड़े दावे किए गए और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी ओर से भी इस बात की जानकारी साझा की गई और कहा गया कि जिस तरीके की जानकारियां उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने देखी, हमने पढ़ी, इससे यह साफ पता चलता है कि ये किसी भी कीमत पर एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। साथ ही इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी अब सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से बचाया जा रहा है, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और इसी वजह से उन लोगों के नाम का खुलासा अब तक हुआ भी नहीं है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी बोस का बड़ा बयान, कहा बंगाल में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। और कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पतन, सभी संवैधानिक विकल्प खुले हुए हैं, ये राज्यपाल की ओर से कहा गया है। और सीवी आनंद बोस ने इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी और ये भी कहा जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, तो ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और साथ ही साथ सीवी आनंद बोस अब तक इस मामले को लेकर के लगातार इन बातों का जो तथ्य है अब तक कई लोगों के सामने रखने की कोशिश भी कर रहे। और ये भी कहा गया कि जितनी मुमकिन हो पाएगी सीबीआई जांच के दायरे को और आगे बढ़ाया जाएगा। सीबीआई को इतनी आजादी दी गई है इस केस को लेकर के कि अगर वो किसी से भी पूछताछ करना चाहती है, उन्हें किसी पर भी संदेह होता है तो उनसे पूछताछ की जा सके। इस मामले को लेकर के गंभीरता से इस पर कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संदेश समाज में भी जाना चाहिए। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी यही मांग है कि जब तक ऐसे आरोपियों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, एक सबक के तौर पर एक संदेश आम जनता के बीच में भी नहीं जाएगा, ऐसे अपराधियों के मन में खौफ ला पाना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, और कोलकाता सरकार की आलोचना खुद राज्यपाल की ओर से की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां इस मामले में अब तक जांच के दौरान जिस
खुलासे की उम्मीद थी, जो खुलासे अभी तक नहीं हुए हैं, इसको लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या वो रिपोर्ट अगर गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाती है तो उससे वो संतुष्ट हो पाएंगे? क्योंकि अब तक कई ऐसे सबूत हैं जो छुपे हुए हैं, जिन्हें छुपाने की या तो कोशिश की जा रही है या फिर ढूंढने की कोशिश तक नहीं की गई है। बहरहाल देखना होगा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान जो रिपोर्ट सौंपते हैं खुद राज्यपाल, उस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का रुख आखिर किस ओर बढ़ेगा। क्योंकि बंगाल सरकार की आलोचना की गई है सीवी आनंद बोस की ओर से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल में अपनी महिलाओं को निराश किया है, समाज में नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं को निराश किया है। बंगाल को उसके पुराने गौरव पर वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। महिलाएं अब गुंडों से डरती हैं। ये सरकार ने पैदा किया है जो इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है। तो वही अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों के लेटरल एंट्री पर इस वक्त बवाल लगातार जारी है। विपक्षी दलों के साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी अब लेटरल एंट्री का विरोध जाहिर किया है। बिल्कुल, देखिए, लेटरल एंट्री के केंद्र सरकार में 45 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव विवादों में उलझ चुका है। संघ लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन पर विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी एनडीए के भीतर भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी ने इस कदम का विरोध किया है। उनके मुताबिक किसी भी सरकारी भर्ती में आरक्षण से जुड़े प्रावधान होने ही चाहिए। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं, जहां कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो वो भी जिस तरह से साथ में मिले हुए हैं लेटरल एंट्री से केंद्र सरकार में 45 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव विवादों में उलझ गया है। दरअसल देखिए, जब केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस दौरान खासतौर पर यूपीएससी का जिक्र आया था। यूपीएससी में कई ऐसे लोगों के नाम भी थे जिनके नाम जब चयनित किए गए थे तो अपोजिशन ने इसके खिलाफ भी अपने बगावती तेवर दिखाए और साथ ही ये सवाल उठाए गए कि आखिर केंद्र सरकार सिर्फ उन लोगों को क्यों चुनना चाह रही है या उन लोगों को यूपीएससी में भी क्यों शामिल करने की कोशिश कर रही है, मेरिट में भी उन लोगों को जगह दी जा रही है जो कि केंद्र सरकार के बेहद करीब लोग हैं। ऐसा आरोप अपोजिशन की ओर से लगाया गया और विपक्षी दलों का यह कहना है कि बैक गेट से एंट्री दिलाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और आप एक ऐसी संस्था के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। और यह बड़ा दावा यूपीएससी को लेकर के किया गया था कि कैसे यहां पर अलग तरीके से एक अलग रास्ता निकाला जा रहा है ताकि केंद्र सरकार अपने जो जान पहचान के लोग हैं, जो अपने बेहद करीबी लोग हैं, उनको बैक गेट से एंट्री दिलवा सके, एक पोजीशन पर उन्हें ला सके। और इसी को लेकर के अपोज किया जा रहा है इस वक्त। हालांकि इस पर भी केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है और अगर सबूत भी देने पड़ेंगे तो सबूत भी दिए जाएंगे, नहीं अगर सूची भी जारी करनी पड़ जाती है तो इस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। हालांकि अब तक ऐसे कुल 45 पद हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि 45 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ था। बिल्कुल, देखिए, और संघ लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन पर विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी एनडीए के भीतर भी विरोध के स्वर उठे हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने इस कदम का विरोध किया है। उनके मुताबिक किसी भी सरकारी भर्ती में आरक्षण से जुड़े प्रावधान होने ही चाहिए, यानी कि आरक्षण पे आरक्षण, ये जो मांग उठ रही थी, कहीं ना कहीं इस मामले में अपना रुख नीतीश कुमार ने सरकार से अलग किया है। साफ तौर पर नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में जो 50 नहीं बल्कि 65% आरक्षण दी जा रही है, ये यूं ही बरकरार रहेगी, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण यानी कोटे में कोटा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष का ये कहना था, लेकिन अब देखना ये होगा कि जहां एक तरफ बिहार सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो आखिर ये जिद कितनी पूरी होती है। और इसी के साथ आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और भी कुछ खबरों का हम रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए, खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।
get ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे MUDA मामले में जिस तरीके से कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया को राहत दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने कार्यवाही को स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए थे। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने MP MLA कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो कथित मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुद्दा स्थल आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया के खिलाफ 29 अगस्त तक कोई कार्रवाई न करे और इसी दिन सीएम के खिलाफ शिकायतों के मामले की सुनवाई होनी है। तो देखिए, सिद्धरामैया के खिलाफ कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। और आपको याद होगा किस तरह से उन पे कार्रवाई की जो जानकारी है वो सामने आई थी। MUDA मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब कार्रवाई की बात सामने आई थी तो उनके नाम का जिक्र और वो चर्चा और ज्यादा की जा रही थी क्योंकि उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई स्थगित करने के निर्देश दे दिए हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, जिनको हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। तो फिलहाल सिद्धरामैया पर जिस तरीके से PMLA कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था और MP MLA कोर्ट, माफ कीजिएगा, MP MLA कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था, इसी मामले को लेकर के कोर्ट को जब इस बात की जानकारी दी गई थी, इसी को लेकर के इस वक्त ये खबर सामने आई है जब उन्हें राहत दे दी गई है। दरअसल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो कथित मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण स्थल आवंटन घोटाले को लेकर के सिद्धरामैया के खिलाफ 29 अगस्त तक कोई भी कार्यवाही न करे। इसी दिन सीएम के खिलाफ शिकायतों के मामले की भी सुनवाई होनी है। दरअसल MP MLA कोर्ट को ये निर्देश जारी किया गया हाईकोर्ट की ओर से और ऐसे में जब ये मामला अभी भी इस मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी भी इसमें कई ऐसे एंगल्स हैं जिन पर अभी भी जांच होनी चाहिए और जब तक पूरी तरीके से जांच की प्रक्रिया समाप्त न हो जाए तब तक इस मामले पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए। इस पर तभी सुना जा सकेगा जब दोनों पक्षों की दलीलें तैयार हो और साथ ही हर तरीके से हर एंगल पर जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, कुछ सबूत भी उनके पास हो। और इसी के तहत में अब जब क्योंकि एक ही तारीख पर दो और ऐसी सुनवाइयों को लेकर के जानकारी सामने आ रही थी कि कई मामलों पर सुनवाई हो सकती है और इसी के तहत में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल, देखिए, और सिद्धरामैया के खिलाफ MUDA मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, उनसे जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कार्रवाई को स्थगित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया और एक मुख्यमंत्री होने के नाते जांच के आदेश, कार्रवाई की बात उनके नाम से होना, ये सियासी गलियारों में इसके कई मायने लगाए जा रहे थे, इसकी लगातार चर्चा की जा रही थी और खासकर बीजेपी की, NDA की अगर हम बात कर ले तो वो इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही थी। एक भी मौका नहीं चूकी है बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने से, लेकिन फिलहाल सिद्धरामैया को राहत मिल गई है हाईकोर्ट की ओर से। हाईकोर्ट ने MP MLA कोर्ट को निर्देश दिया कि वो कथित मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुद्दा स्थल आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया के खिलाफ 29 अगस्त तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि 29 अगस्त तक कोई भी मामले में सुनवाई या कार्यवाही नहीं की जाएगी और इसी दिन सीएम के खिलाफ शिकायतों के मामले की सुनवाई होनी है। बहरहाल अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से ये मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को ये मामला सामने आया था और 19 अगस्त को सुरक्षा बलों के एक गश्ती दल पर संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व अर्धसैनिक बल यानी CRPF का एक अधिकारी इस दौरान शहीद हो गए। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह के रूप में की गई है, जो कि CRPF के 187वीं बटालियन में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। यानी जिस तरीके से घाटी में इन दिनों लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, कई आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश भी की जा रही है और कुछ आतंकी जो बहुत पहले से स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे,
अब वो सक्रिय हो चुके हैं और एक्टिव मोड पर वो काम कर रहे हैं। ऐसे में घने जंगलों का सहारा भी घाटी में अलग अलग जगहों पर लिया जा रहा है छिपने के लिए, लेकिन सुरक्षा बलों को इन आतंकवादियों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मिलती है तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका पूरी तरीके से सफाया किया जा सके। हालांकि अभी भी घाटी में कुछ और आतंकियों के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है, जिस दौरान गश्ती दल पर जिस वक्त यह हमला हुआ तो इस दौरान भी हमने एक जवान को खो दिया। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। जब हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तब बात अपने आप जहन में उस आतंकी हमले की आ जाती है जो लगातार आतंकवादियों की ओर से, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनकी ओर से दी जा रही है। हमले में एक इंस्पेक्टर फिर शहीद हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार कई जवान हमारे देश के ऐसे हैं जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जम्मू के उधमपुर जिले में सोमवार 19 अगस्त को यानी कल रक्षाबंधन के दिन सुरक्षा बलों के एक गश्ती दल पर संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ का जो एक अधिकारी है वो शहीद हो गए। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह के रूप में हुई है जो सीआरपीएफ के 127वीं बटालियन में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, जो शहीद हो गए हैं। चले तो खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर की। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कैब में सवारी की और गिग वर्क्स के मुद्दों को संसद में उठाने का संकल्प भी लिया। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टैक्सी की सवारी की और ड्राइवरों को आने वाली परेशानियों को सबके सामने रखा। राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवर की मुश्किलें दिखाने के लिए एक वीडियो शेयर की है और इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि गिग वर्कर्स को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल ड्राइवर्स की परेशानी को संसद में उठाने के लिए खुद कैब ड्राइवर के साथ कैब में बैठकर सफर करते नजर आए राहुल गांधी। इससे पहले आपने राहुल गांधी को और अलग अलग अंदाज में भी देखा होगा। इससे पहले एक बार एक मोची के पास भी वो जा चुके हैं। इससे पहले वो किसानों के बीच भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। साथ ही राहुल गांधी का एक वीडियो आपने उस दौरान का भी देखा होगा जब वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे और ट्रक ड्राइवरों से भी उन्होंने बातचीत की थी कि आखिर किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। कुछ महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की थी। तो ऐसे में लगातार राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आम जनता के बीच में अपनी मौजूदगी को भी दर्ज करवा सके। उनके मुद्दे अगर वो जानेंगे समझेंगे तो संसद में मुद्दों को उठाया जा सकेगा और इसी के तहत ये प्रयास राहुल गांधी ने किया और कैब में उन्होंने सवारी की। बिल्कुल, देखिए और जिस तरह से कैब में बैठकर सफर किया है राहुल गांधी ने, इससे ये तय हो चुका है कि राहुल गांधी इस बार नेता विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और न केवल नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं बल्कि जनता के बीच आने वाली हर एक परेशानियों का आंकलन वो कर रहे हैं। कहीं पर बड़ा हादसा हो रहा है तो खुद राहुल गांधी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है और उद्देश्य है चुनाव। चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर कहीं उपचुनाव है तो कहीं विधानसभा चुनाव है। चुनाव में अगर जीत मिलती है कांग्रेस पार्टी को तो ये एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जाएगा। तो फिलहाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टैक्सी की सवारी की है और ड्राइवरों को आने वाली परेशानियों को सबके सामने रखा है। राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवरों की मुश्किलें दिखाने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि गिग वर्कर्स को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल देखिए लगातार ये कोशिश जारी है राहुल गांधी की ओर से भी कि कैसे दोबारा से अपनी सियासी जमीन को तलाश सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमने पिछड़ते हुए देखा और कांग्रेस के पास एक वक्त ऐसा था जिस वक्त बहु संख्या में सीटें उसके पास थी, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से हम बदलाव देख रहे हैं, हालांकि 2019 के मुकाबले जब सीटें इस बार कांग्रेस के पाले में ज्यादा गई, लेकिन फिर भी उस 99 की संख्या को और बढ़ाने की एक कवायद है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस दौरान विधानसभा चुनाव भी है और साथ ही अगले 5 सालों के लिए भी अभी से ये तैयारियां जमीनी स्तर से जुड़ करके राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं।
और साथ ही ये प्रयास किया जा रहा है तमाम अपोजिशंस की ओर से भी कि आखिर कैसे अपनी पुरानी पार्टी को दोबारा से आम जनता के बीच में लाया जा सके, उसे खड़ा किया जा सके और साथ ही साथ उस सियासी जमीन को दोबारा अपने पास लाया जा सके जिसे कांग्रेस खो चुकी है। बिल्कुल, चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। महिला सुरक्षा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, महिला सुरक्षा हमारी बड़ी प्राथमिकता है, थी और रहेगी। तो फिलहाल अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नारी सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा डबल इंजन की सरकार की पहली प्राथमिकता है और अगर बेटियों की सुरक्षा में किसी ने भी सेंध लगाने की कोशिश की तो फिर उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी हो जाएगी। बलिया जिले के बांसडीह क्षेत्र में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन चल रहा था, जिस दौरान इन बड़ी बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। बिल्कुल, देखिए, और संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनकी ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि अगर राज्य में किसी ने भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम, माफ कीजिएगा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात कर ले तो फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और ऐसे में जहाँ देश भर के अलग अलग कोने से महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आ रही है, लेकिन वहीं अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चाय को लेकर जिस तरह से चर्चा की जाती है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी हाल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और इसी का ये एकमात्र उदाहरण है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। महिला सुरक्षा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। कहा, न्यायिक प्रक्रिया को और तेज करने की बहुत जरूरत है। तो दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा और साथ ही कई बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। स्वतंत्रता दिवस पर एक बात, आधी आबादी की स्वतंत्रता की, नारी, महिला, स्त्री या बहन, बेटी, बहू, चाहे जो कह ले, इन सब में एक बात समान है कि बड़े बड़े दावों के बीच भी इनके लिए भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण नहीं बन पा रहा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल ये भी है कि क्या ये सब और क्या ये कभी भी कैसे भी मुमकिन हो पाएगा कि महिलाओं को उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान की जा सके जैसी महिलाएं उम्मीद करती हैं सरकारों से। बिल्कुल, देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले ने अब काफ़ी तूल पकड़ लिया है। लगातार देश भर में डॉक्टर्स जो हैं विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से किए गए आह्वान का अब देशव्यापी असर जो है वो नजर आता है। इसी को लेकर सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है, स्वतंत्रता दिवस पर एक बात, आधी आबादी की स्वतंत्रता की, चाहे वो नारी हो, महिला हो, स्त्री हो या बहन हो, बेटी हो, बहू हो, चाहे जो कह लो, इन सब में एक बात समान है कि बड़े बड़े दावों के बीच भी इनके लिए भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण अब तक नहीं बन पा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल ये भी है कि ये कब और कैसे मुमकिन होगा, ये कब और कैसे रुक पाएगा। तो देखिए, कोलकाता रेप केस को लेकर साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो फ्रंट फुट पे आए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस ये देश मना तो रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं, फिर चाहे वो माँ हो, बहू हो, बेटी हो, बच्ची हो, आखिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और कब तक ये जिम्मेदारी पूरी की जाएगी, कब तक, और इसी तरह महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को दर्द पीड़ा झेलनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा।
तो बिल्कुल देखिए, लगातार नारी सुरक्षा की बात की जाती है, महिला और बच्चियों की बात की जाती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। लेकिन वहीं अब इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें सुधार की अभी भी गुंजाइश है और इन पर काम होना चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र अपने बयान में किया था और ये कहा था, एक सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ अगर किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर किसी के प्रति कोई आरोप तय होते हैं और आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं तो इस पर भी कड़ा कानून तैयार किया जाएगा और उन सभी आरोपियों को, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आप प्रशासन की तरफ से भी देख पाएंगे। बिल्कुल देखिए, और यूक्रेन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सरकार ने दी है इस बात की जानकारी। रूस और यूक्रेन युद्ध में सीधे दखल नहीं देगा भारत। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल यूक्रेन के इतिहास में पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है, और वो भी युद्ध के बीच में। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के न्योते पर कीव जाने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। कई मायनों में इसलिए क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध चली है, उस युद्ध पर विराम की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन इस विराम की मांग के बीच भारत ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए मांग जो है वो की गई थी। यूक्रेन के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है, और वो भी युद्ध के बीच। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के न्योते पर कीव जाने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस दौरान हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत अच्छे रिएक्शन सामने नहीं आए थे और उस दौरान में नाराजगी भी भारत के प्रति जाहिर की गई थी कि आखिर पुतिन से ये मुलाकात किस ओर इशारा कर रहा है। क्या भारत यूक्रेन के साथ अपने संबंध सुधारना नहीं चाह रहा है? लेकिन इस बीच आपने उस दौरान भी ये देखा और ऐसी क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर छाई रही जब इन बातों की चर्चाएं हुई कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी कुछ बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि हर मामले को बात से सुलझाया जा सकता है। किसी भी स्तर पर आप पहुंचकर युद्ध ना करें तो ये बेहतर होता है, क्योंकि शांति किसी भी देशों के बीच में सिर्फ तभी बनी रह सकती है जब आपसी तालमेल हो और आपसी सामंजस्य को बनाए रखने की कोशिश की जाए, यानी कि वार्ता, बातचीत एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है ऐसे में। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर 23 अगस्त को जाने वाले हैं तो इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात होगी तो ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान भी वो युद्ध को लेकर के कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, चर्चाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया है मैनिफेस्टो। जी हां, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, 30 सितंबर से पहले ये चुनाव कराने हैं। इसको लेकर अब मैनिफेस्टो जो है वो पार्टियों की ओर से जारी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को फिर पूर्ण राज्य बनाने पर जोर दिया गया है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, जिसमें 12 गारंटी दी गई। इनमें अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, साथ ही वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन शामिल है। बीजेपी ने एनसी के घोषणा पत्र को राष्ट्र विरोधी बताया है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक बीजेपी लगातार तमाम कोशिशें कर रही हैं और पूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त करने की बात जम्मू कश्मीर को की जा रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कैसी गतिविधियां वहां हो सकती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस वक्त वो केंद्र शासित राज्य जब बनाया गया उस दौरान भी कई बातों का जिक्र बीजेपी की ओर से भी किया गया था कि ये इस वक्त समय की मांग है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है और उसी सुधार की ओर हमारी सरकार काम कर रही है।
बिल्कुल, देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो मंगलवार को जारी कर दिया है, जिसमें 12 गारंटी दी गई है। इनमें अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तथा 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वागत प्रस्ताव का क्रियान्वयन शामिल है। तो देखिए लगातार ये कोशिशें एक और जहां तमाम विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो अब तक धारा 370 को लेकर भी आपने देखा था कि किस तरीके से तमाम विरोधी दल जो थे वो अपनी अपनी बगावती सुर आजमा रहे थे, कोशिशें लगातार कर रहे थे। और उसी दौरान केंद्र सरकार का ये कहना भी था, बार बार अपील भी की गई थी कि आम जनता को भड़काने की या फिर भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करे अपोजिशन। हालांकि उस दौरान जब धारा 370 हटा था, उसके पहले महबूबा मुफ्ती के उस बयान को भी आपने सुना होगा और उन्होंने ये कहा था कि अगर धारा 370 के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने की भी कोशिश होती है, किसी प्रकार का कोई ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो फिर आप खून खराबी की स्थिति जम्मू कश्मीर में देखेंगे। और हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 370 हटने के बाद से बहुत से बदलाव भी हमने जम्मू कश्मीर में देखे, खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि लगातार टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से भी। और इन दिनों जिस तरीके से घाटे में हालात बदले हैं, इसको लेकर आम लोगों का भी ये कहना है कि बहुत ज्यादा सुधार अभी तक हमने देखा है। बिल्कुल, देखिए और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा भी था कि आतंकवाद पर घात करने के लिए, आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा सीट के लिए पर्चा भरा है। तो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से सोमवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सिंघवी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी, विक्रमार्क मंत्री और साथ ही विधायक, एमएलसी, सांसद और पार्टी के राज्य मामलों की प्रभारी दीपा दास मुंशी भी इस दौरान में मौजूद रही थी। तो देखिए जिस तरह से अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको लेकर जो जानकारी वो हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने तेलंगाना से सोमवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सिंघवी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी, वहीं विक्रमार्क मंत्री, विधायक, एमएलसी, सांसद और पार्टी की राज्य मामलों की प्रभारी दीपा दास मुंशी भी मौजूद थी। तब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आईएमएफ से जुड़ी हुई भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में आईएमएफ की उप निदेशक गीता गोपीनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि भारत के आंकड़े लगातार मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए इंडियन मेडिकल फेडरेशन की ओर से ये जानकारी दी गई है कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा है कि साल 2007 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। माफ कीजिएगा, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले से ही है और जल्द ही शीर्ष 3 ग्लोबल आर्थिक शक्तियों में शामिल होने वाला है। हालांकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया था, ऐसे में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और इसको लेकर के अब तक भी ये कहा जा रहा है, आईएमएफ के डायरेक्टर की ओर से भी ये इशारा दिया गया है कि 2027 तक भारत उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर और कदम बढ़ाएगा। और ऐसे में जो 6% तक का आंकड़ा जारी किया गया था कि अनुमान जाहिर किया गया था कि 6% तक की ग्रोथ देखी जाएगी भारत की इकोनॉमी में, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर के 7% तक पहुंच चुका है और 8% को छूने की ओर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से आपने उनके भाषण को, उनके संबोधन को सुना होगा, जब उन्होंने ये कहा कि जब भारत 100वां साल अपनी स्वतंत्रता का मनाएगा, यानी 2047 का जिक्र उन्होंने किया और ये भी कहा कि उस वक्त $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की होगी। और ऐसे में अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्र की जीडीपी को भी पार हम कर देंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के नाम होगी। जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे दोबारा से उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश, उसी इतिहास को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं बेशक से भारत के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वाकई 2047 तक का बीजेपी ने एक विजन सेट किया है। विजन देश को विकसित बनाने का, एक विकसित भारत के निर्माण करने का, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का। लेकिन इस बीच 2047 तक का जो विजन तय किया गया है, ये कितनी जल्दी सफल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं सफलता के साथ ही ये भी जरूरी हो जाता है जानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश की जा रही है। जैसा कि 2047 तक यानी कि देश को 100 साल हो जाएंगे, तो देश में विकास का काम इतने हाई लेवल का होगा तो कि क्या जापान और क्या चाइना उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल खबरों में आगे बढ़ेंगे और भारत दौरे पर मलेशियाई प्रधानमंत्री बताए जा रहे हैं। अगले 10 सालों के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल देखिए, अनवर इब्राहिम जो हैं वो मलेशिया के पीएम हैं और वो आ रहे हैं भारत 3 दिवसीय दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। अगले 10 साल का जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा। और मलेशिया के पीएम जब आ रहे हैं तो ये बेहद खास मुलाकात होगी। 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात के अलावा पीएम मोदी से भी मुलाकात की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जिस तरह से पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों का एजेंडा तय किया जाएगा। अगले 10 सालों तक जो विकास होना है देश का, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत को बनाना है, उसके लिए काम किया जाएगा। तो बिल्कुल इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब अनवर इब्राहिम यानी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात होगी। और एक और जहां भारत लगातार प्रयासरत है, लगातार कोशिशें भारत की ओर से की जा रही है। हालांकि खुले तौर पर खुले दिल के साथ स्वागत किया गया था इन्वेस्टर्स का भी, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि तमाम विदेशों के साथ भी हमारे संबंध इतने मजबूत होंगे आने वाले समय में कि अगर कोई भी देश हमारे देश में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए तमाम राहें खोल दी जाएंगी। और इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पहुंचेंगे भारत तो ये बेहद खास मौका रहेगा जब 10 सालों के एजेंडे को लेकर के चर्चा की जाएगी। बिल्कुल देखिए, और जब मलेशिया के पीएम आ रहे हैं अनवर 3 दिवसीय दौरे पर, तो इस दौरान उनकी मुलाकात जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी होगी। दोनों देशों के बीच अब आने वाले 10 साल का एजेंडा तय किया जाएगा। 10 साल के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और 10 साल तक देश को विकास का एक नया रास्ता मिल जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात राजनीतिक संकट के बीच जिस तरीके से भारत आएंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम बिना किसी भी रुकावट के, ये सीरीज तय की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस समय हर किसी की नज़र बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट पर है। इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के इस्तीफे की खबरें भी सामने आई थी। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने दावा किया है कि नजमुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम अभी भी भारत आएगी और सीरीज होगा। तो फिलहाल बांग्लादेश में जो इस वक्त सियासी संकट गहराया हुआ है, आपने देखा बांग्लादेश की उस तस्वीर को कि किस तरीके से बांग्लादेश उस दौरान सुलग रहा था और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी। हालांकि इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि जब क्रिकेट का आयोजन किया जाना है तो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी इस मैच के दौरान खेलेगी। लेकिन साथ ही सवाल ये भी बना हुआ है कि जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो अब आखिर उनके तरफ से अध्यक्षता क्रिकेट टीम की कौन करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त हर किसी की नज़र इस वक्त बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक सियासी उठापटक पर भी बनी हुई है। बिल्कुल देखिए, और इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के इस्तीफे की खबरें भी सामने आई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी ने दावा किया है कि नजमुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम अभी भी
भारत को लेकर जिस तरह से जानकारी है सामने, और भारत आएगी और सीरीज होगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना। नमस्कार।